हाय, मेरा नाम शिव पूजन है और मैं अभी 32 इयर्स का हूँ। कुछ सालों से मेरा बाल बहुत झड़ने लगा था और ये फ्रंट का पूरा एरिया चला गया था। तो कुछ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था मुझे। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, हेयर के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी तो अनमेरिड हूँ, शादी भी करनी है। तो मैं 1 साल से साहिल सर को फॉलो कर रहा था, सत्या क्लिनिक को। बट हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं जाऊं। और ऐसे बहुत सारे मैं आर्टिकल पढ़ते रहता था कि साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत सारे चीज़ें होती है। तो मैं हिम्मत करके एक दिन, 1 साल बाद फॉलो करता रहा। 1 साल बीतने के बाद मैं सत्या क्लिनिक पे आया, साहिल सर से मिला। तो एक पॉजिटिव वाइब्स, एक जैसे भरोसे के लायक जो इंसान होता है, ऐसे मतलब मुझे फील हुआ। और फिर मैंने डिसीजन उसी समय एट इंस्टेंट कर लिया कि मुझे ट्रांसप्लांटेशन करना है। अलोंग विद दैट कि पीआरपी भी सर ऑफर कर रहे थे, तो वो भी एक मतलब हेल्पफुल था वो। तो उसी दिन मैंने ट्रांसप्लांट कराया और ट्रांसप्लांट कराने के विद इन 10 डेज के बाद मेरे फॉलिकल्स आने लगे, जिसे आप देख सकते हैं। फॉलिकल्स पूरा आ गया, सक्सेसफुल रहा। और इसे बस हमें केयर करना है। और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, 360 डिग्री मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बहुत पॉजिटिव वाइब्स के इंसान है। और मैं 1 साल फॉलो अप है उनका, तो बीच बीच में मिलने आता हूँ मैं उनसे। हाय शिव पूजन, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम गुड। तो तकरीबन 12-13 दिन पहले हमने आपका ट्रांसप्लांट किया और 1500 ग्राफ्स एफयूवी मेथड से हमने किए थे। जी सर। तो अभी तो आप बिल्कुल बदले हुए नजर आते हो। थोड़ा नीचे करके देखें। अब ये सारा पोर्शन हमने आपका कवर कर दिया है एंड इट लुक्स नाइस। थोड़ा आपका माथा भी ब्रॉड था, फोरहेड, जिसमें हमने साइड्स में टेम्पल्स भी आपके टेम्पल्स लगाए आपने? सुंदर लग रहे हैं टेम्पल्स। हाँ। अच्छा लग रहा है। जी सर। तो हम आपकी जो प्री पिक्चर्स है अगर उनको देखें तो अभी आप तो काफी बदले हुए नजर आते हो। जी सर। ऐसा लगता है जैसे आपके बाल तो हैं, आपने बस हेड शेव ऑफ किया है ना? जी। अब दो तीन चीजें आपके केस के अंदर जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि जिस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बताना चाहूंगा। हेयर लाइन क्रिएशन, जैसे आप जानते हैं कि आपका डोनर बहुत स्ट्रांग नहीं है। आप जानते हैं कि आपका बियर्ड जो है वो भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि काफी लोगों में होता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास डोनर लिमिटेड है, बहुत ज्यादा डोनर नहीं है। तो जब हम हेयर लाइन क्रिएशन करते हैं तब काफी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके भर दिया जाए और नीचे ले आए, इसको थोड़ा फ्लैटिश कर दें। हो सकता है कि आपके जब बाल उगे हैं, अभी भी जो आप लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ऐसा सोचे भाई अभी भी इसके बाल तो कम है, अभी भी ये तो भरा ही नहीं पूरा, ये तो बड़ा खाली लग रहा है ऐसे फ्रंट से। हो सकता है सोचे, पर देखो आपके सोचने से हमें फर्क नहीं पड़ता। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि हेयर लॉस प्रोग्रेसिव हो सकता है, हेयर थिनिंग प्रोग्रेसिव हो सकती है। आज की तारीख में अगर इनके डोनर से मैं चलिए कॉम्बिनेशन कर लेता, एफयूटी भी निकाल लेता, एफयू भी कर लेता, बियर्ड का भी जो वेजिबल डोनर है वो भी यूज कर लेता और मैं हेयर लाइन को नीचे ले आता, अभी के लिए कर सकता था। जब मैं ये बाल भर सकता हूँ तो उसके नीचे भी भर सकता हूँ। और उस स्थिति में ऑब्वियसली मैं आपके ग्राफ्स भी ज्यादा कंज्यूम करता, आपसे चार्जेस भी ज्यादा लेता। और आपका रिजल्ट जब मैं दिखाता तो मुझे कोई नहीं कहता कि भाई ये तो सर इनके बाल आपने उतने डाले नहीं है तो अभी आगे से खा लिए। और तो और आपकी तो बात छोड़ो, मुझे ही अभी किसी पेशेंट ने, मतलब मुझे हंसी सी भी आ रही थी, मुझे किसी पेशेंट ने कहा सर आपने ये क्या ट्रांसप्लांट किया अपना, आपके यहाँ से खा लिया। तो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं भरा जाता। प्लीज, ऐसे इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और जिनके यहाँ पर भरे हुए बहुत ही गंदे और खराब दिखते हैं। जस्ट आप देखिए केस जो आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो ये वो केसेस हैं जिनमें कि ये साइड्स को गलत तरीके से भर दिया गया है, बहुत खराब दिख रही हैं। उसके बाद फिर हमने हटा के उनको रीयूज करके रिपेयर किया। तो एक छोटी सी गुजारिश है आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं, खासतौर से कम उम्र के बच्चे
20 साल, 22 साल, 25 साल जो लोग देख रहे हैं वीडियो, कभी भी ना तो डेंसिटी की पागलपन की हद की दौड़ में घुसो, ना आप हेयर लाइन को ऐसे ला दो बचपन में मैं ऐसे था ऐसा था, ये सब चक्करों में मत पड़ो। आप अनाड़ी या बेवकूफ लोगों के पास जाओगे, वो ये सब कर देंगे, बट लॉन्ग रन में आप बहुत ज्यादा पछताओगे उसको लेके, क्योंकि क्योंकि आपका डोनर अभी आपकी वो रिक्वायरमेंट को फीड करने के काबिल है। पर जब इसके पीछे की तरफ बाल निकलेंगे और डोनर, और ये बाल भी थिन हो सकते हैं, यहाँ पर भी इनके थोड़े अपने बाल हैं जो मिनिएचराइज हेयर हैं, जो इम्प्रूव कर जाते हैं पर बाद में थिन हो सकते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर गैप्स दिखने शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम होगी, फिर ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसीलिए हेयरलाइन को डिजाइन करते वक्त हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि बहुत बहुत पास से भी आप यदि देखें तो ये बहुत सुंदर ग्राफ दिखते हैं, मर्ज हो गए हैं। और अभी शिव पूजन मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो ये एरिया है और जस्ट इसके पीछे का जो एरिया है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम रह गया है, हमने डाले नहीं है। तो ये जस्ट 1500 ग्राफ्स हैं जिनको हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे में प्लेस किया है, प्लस इनका अपना बाल पतला भी है। तो ऑब्वियसली ये डेंसिटी अचीव करने के लिए हमें इन ग्राफ्स को काफी पास डालना पड़ा है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मुझे ये देखना है कि हो सकता है आप में से बहुत लोग तो सिर्फ कॉस्ट कॉन्शियस हो और कॉस्ट के बारे में सोचते हो। कॉस्ट का एक और बड़ा एंगल होता है, वो होता है डोनर। तो मैं आप सोचते हो शायद कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं कितना डोनर खर्च करना चाहता हूँ। तो ये आपका डोनर कितना खर्च करना है मुझे अभी, ये डिसाइड करा जाता है आपके एज पे, आपके पुराने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड पे, दवा के रिस्पांस पे, आपके हेयर लॉस के प्रोग्रेशन पर, आपके जेनेटिक्स पर, बहुत सारी चीजों पे बात डिपेंड करती है। हमेशा कंजर्वेटिव काम बेहतर रहेगा। आप अगर इन बालों को आप बचाए रख पाते हैं, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया रहता है अगले 2-3 साल बिना ज्यादा दवाई की सपोर्ट के, तो उस स्थिति में हम हेयर लाइन को और नीचे थोड़ा ला सकते हैं, ठीक है ना। पर अभी नीचे लाए और उसके बाद पीछे कम हो, बहुत ही खराब दिखने वाला जी है ना। तो ये चीजें हमने सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस की थी जब हमने ट्रांसप्लांट के लिए बात की थी। एक और आपका सवाल था कि जैसे अब यहाँ पर क्या किया जाए इस पोर्शन में, जैसे यहाँ पर अभी ये पोर्शन रिलेटिवली थिनर दिख रहा है इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर थिकर बाल लग गए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाल नहीं है, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो 2 तरीके के सर्जन होते हैं, एक फिनेस्टाइड वाले सर्जन, एक बिना फिनेस्टाइड वाले सर्जन। फिनेस्टाइड वाले सर्जन बाय डिफॉल्ट अपने हर पेशेंट को रोज, अभी भी मेरे पास आज सुबह 5-7 ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराए थे, कहीं और कराते ही उन्होंने फिनेस्टाइड खाई थी। एक साल किसी क्लिनिक ने उनको बोला 6 महीने खा लो, किसी ने बोला 12 महीने खा लो, कितना समय खा लेते, किसी को साइड इफेक्ट हो गया। तो उन केसेस में जब उन्होंने छोड़ी दवा तो देखा कि बहुत सारा खाली हो गया। अब उन्हें पता चला कि ट्रांसप्लांटेड हेयर तो इतने ही थे जिसको वो इतना समझ रहे थे, उस रिजल्ट पे जितना वो इतने खुश हो रहे थे वो रिजल्ट इतना ही था। और उनके रिजल्ट, उनमें से कईयों ने तो मुझे बताया कि देखो सर हमारे तो कैसा था पहले, वो सर वो आप देखो वो साइट पे जाके वहां पर हमारा रिजल्ट डला हुआ है और अब तो खाली हो गया पूरा, और 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के अंदर। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, जब फिनेस्टाइड वाला सर्जन ट्रांसप्लांट करता है तो वो सोचता है इतने में डाल दूं, बाकी तो सारा फिनेस्टाइड संभाल ही लेती है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमें किन एरियाज में, थिनिंग जोन्स में घुस के बाल को डालना है, कहाँ तक हम उसको डाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी, समझनी और कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो कई लोग को मैं ज्यादातर अपने पेशेंट्स को फिनेस्टाइड नहीं शुरू करता पोस्ट ट्रांसप्लांट, उसको मैं एक रिजर्व ड्रग के तौर पे रखना पसंद करता हूँ। हो सकता है कि कुछ समय के बाद यदि आपको मिनॉक्सिडिल से टॉलरेंस हो तो मैं कुछ साल और खरीद सकूं उस दवाई के बदौलत, और अगर मुझे देना ही है तो 1 mg देना है या काफी कम डोज पे मेरा काम चल सकता है, 1/2 डोज पे, 1/4 डोज पे, 1/8 डोज पे, किस पेशेंट में कितना देना है ये मुझे लगता है कि पेशेंट की जरूरत के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए।
अगर हम पहले से ही डिसाइड करके बैठ गए कि हमें यही करना है तो फिर तो हो गया काम। तो ये मैं भी जानता हूँ, इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं। यदि मैं उन सब पेशेंट्स में फिनेस्ट्राइड खिलाऊं तो यही रिजल्ट्स दिखाने में 3 गुना गहरे दिखेंगे, मोटे दिखेंगे बाल, वो एरियाज में भी बाल उगे दिखेंगे जहाँ मैंने एक भी बाल नहीं डाला। और इससे होगा क्या, इससे सब लोग देखेंगे, कहेंगे अरे वाह क्या बात है। आप देखो इतने सारे आप रिजल्ट्स देखते होंगे और आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा वाह ये तो कमाल ही हो गया, ये तो इतने सारे इतने छोटे से पोर्शन में इतने बड़े एरिया में सारे बाल उग गए, ग्रोथ आ गई। और ऐसा चमत्कार सिर्फ एफयूई सर्जरी से भी हो गया, ओनली एफयूई, जिसमें अब देखो हमने 1500 ग्राफ्स में आपका डोनर देखें जरा, घूम जाओ तो डोनर का एक अच्छा खासा बड़ा एरिया अभी कंज्यूम हुआ है आपका 1500 ग्राफ्स में। अगर मैं सोचता कि 2500 3000 आपका डोनर वीक है, इस डोनर को आप कहीं पर भी लेके जाते तो हो सकता है कोई लोग आपको बताते कि हम 4000 ग्राफ्ट कर देंगे, हो सकता है कुछ बताते आपको हम 4500 ग्राफ्ट कर देंगे। उनमें से ज्यादातर जगह तो ये होते नहीं, पर अगर होते भी तो कैसे होते, ये पूरा अनसेफ जोन तक आपका जाना पड़ता, यहाँ तक से बाल निकालना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये केसेस में नंबर कुछ भी बता दिया जाता है, पर जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको दिखता है, पर अब ये लोगों को नहीं पता चलता क्योंकि रिजल्ट दिखा के आपको भ्रमित करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, पर उन रिजल्ट्स की सच्चाई पे बात करने के बारे में कम ही लोग मिलेंगे आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए सारी बातें बोलता हूँ कि बहुत बार लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, थोड़े बहुत समय दवा करके खुश हो जाते हैं, पर उसके बाद वो सब खाली हो जाता है, तो फिर वो दुखी होते हैं, पछताते हैं। और ऐसे लोग जो फिनेस्टाइड की बदौलत रिजल्ट्स पा जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं था पेशेंट्स को, ये तो क्लिनिक का काम है बताना कि सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन करें। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये 1500 या 2000 बाल मान लीजिए यहाँ डाल दिए जाते हैं और ये सारा जो पोर्शन था ये फिनेस्टाइड के भरोसे छोड़ दिया जाता। आप समझ रहे हो इस बात को? तो उस स्थिति में आपकी हेयरलाइन नीचे आ जाती है और वो सारे पोर्शन आपके ठीक दिखते, पर कितने समय, शॉर्ट पीरियड के लिए। और अगर फिनेस्टाइड से प्रॉब्लम होती है, कुछ होता, तब आप क्या कर लेते हैं, साइड इफेक्ट्स भी है सर। तो फिर उस स्थिति में हमारे सारे बाल यही रहते। तो इसीलिए आप लोगों को सलाह है कि अगर आप जब रिजल्ट्स देख के मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, आपको लग रहा है अरे बस कमाल हो गया, तो रिजल्ट्स के पीछे की और ज्यादा गहरी सच्चाई को समझने की कोशिश जरूर करें। पूछें अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से जहाँ जा रहे हैं क्लिनिक पे कि भाई क्या पोस्ट ट्रीटमेंट मेरा प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है, क्या आप फिनेस्टाइड दोगे? तो अगर जवाब है कि हाँ जी देनी है, करनी है, तो आप बोलो कि अच्छा मैं आता हूँ आपके पास 6 महीने बाद, पहले से खा के फिनेस्टाइड, तो आप खा के जाओ। ऐसी स्थिति में तो देखो कि हो सकता है आप में से आधे लोगों को तो ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो काम जो आप सोच रहे थे ट्रांसप्लांट कर रहा है वो उसका तो मेजर हिस्सा फिनेस्टाइड ही करे बैठा था, तो जरूरत ही नहीं। आप कभी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा सवाल कि सर आपने जैसे उनको किसी ने बताया कि अगर आप पहले से फिनेस्टाइड खा रहे हो तो हम फिनेस्टाइड को पहले छुड़वा देते हैं और 4 महीने फिनेस्टाइड छोड़ के फिर ट्रांसप्लांट करेंगे, और अब आप बताइए ये स्ट्रैटेजी ठीक है, ऐसा करना चाहिए? मैंने पूछा वो जो बता रहे हैं कि छुड़वा देते हैं, उन्होंने क्या कहा, ट्रांसप्लांट के बाद खिलाएंगे या नहीं? तो उनका जवाब था हाँ जी ट्रांसप्लांट के बाद बोल रहे हैं खिलाएंगे, फिर छुड़वा क्यों रहे हैं? तो मतलब कि दे आर गेटिंग अ फोटो अपॉर्चुनिटी एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट, तो विच इज नॉट गुड। तो प्लीज कितनी भी किताबी बातें होती रहे, कितनी भी बुकिश बातें होती रहे, कितनी भी सपोर्टिव एविडेंस आपको बहुत सारी स्टडीज और कुछ भी कोट करते देखा जाए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ और जो कि मैं देख रहा हूँ, जो कि घुमा फिरा के आपको नहीं बताता, सीधा सीधा बता देता हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी चीज़ों को ढंग से प्लान कर सके। और ट्रांसप्लांट तो एक आर्ट है, अब ये बाल कैसे भी लगाए जा सकते थे, पूरी तरह से हमारे इमेजिनेशन पर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसप्लांट की सर्जरी में प्लानिंग का। अगर प्लानिंग ढंग से की गई है, यानी कि इनका डोनर बहुत ज्यादा नहीं है, थिनिंग जोन्स पता चल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो प्लानिंग कितने ग्राफ्ट करने चाहिए,
खाली एरिया में आप कितने भी डाल सकते हो, पर आपको कितने डालने हैं और कहाँ कहाँ डालने हैं, ये सब प्लानिंग एक समझदार सर्जन जो एक अच्छी नीयत से, साफ नीयत से आपके लिए काम कर रहे हैं, वही आपको बता सकते हैं। पर अगर काम में नीयत ठीक नहीं है तो फिर आपको कभी भी सही सलाह नहीं मिलेगी। तो अभी तो अच्छा लग रहा है आपके बाल। तो आपको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनॉक्सिडिल, जो आप यूज करोगे हफ्ते में 3 एप्लीकेशंस। एक आपको किट दे रहा हूँ मैं, ये हेयर आर्ट किट है जो मैंने बनाई है, ये आप यूज करें। एक आपको शैम्पू यूज कराते हैं बस, बाकी डाइट जो इम्पोर्टेंट है फॉलो करिएगा। तो डाइट चार्ट अभी मिल जाएगा आपको। प्लस आप अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट के बाद कई तरह के, कई 5-5, 6-6, 7-7 पीआरपी करते रहते हैं, एंड वो मजाक है पीआरपी के नाम। वो पीआरपी तो एक तो तरीके से नहीं है, और दूसरी चीज कि इतने पीआरपी करने से आपको खुद फायदा नहीं होने वाला, और इवेंचुअली आप टॉलरेंस डेवलप कर जाओगे। अगर वो कुछ ढंग से कुछ भी काम भी कर रहा है, वो भी करना बंद करेगा, और आप फालतू में चक्कर काटते रहोगे, सुइयां चुभवाते रहोगे, कोई फायदा नहीं आपको। अगर मजा आता हो सुइयां चुभवाने में तो चुभवाओ। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट के बाद 7-7, 8-8 पीआरपी कराते रहते हैं। कई लोग तो डरते हैं कि चलो मैं अपने शहर में ही ट्रांसप्लांट करा लूं, क्योंकि मेरे को पीआरपी कराने के लिए फिर बार बार 7-8 बार, एक बार सर्जरी के लिए तो चला जाऊंगा, बट पीआरपी के लिए 7-7 चक्कर कौन काटेगा। और इसी चक्कर में वो अपने लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्वालिटी को, कि चलो मेरे शहर में इतना अच्छा क्लिनिक तो नहीं है, पर चलो जैसा है अब करा ले, इसका रिजल्ट तो ठीक है। पर उनको ये नहीं पता कि वो जो रिजल्ट भी देख रहे हैं, वो रिजल्ट भी कई तरीके से दिखाए भी जाते हैं। एक छोटा सा केस है, आप अगर ये देख रहे हो तो इस केस में आप यदि देखेंगे तो पेशेंट का हेड शेव्ड ऑफ था सर्जरी से पहले। अब वो आए थे हमारे पास सर्जरी से पहले शेव ऑफ करके। तो जनरली मैं सर्जरी के वक्त शेव ऑफ करता हूँ स्लिट्स बनाने के बाद। आपके केस में भी हमने स्लिट्स बनाने के बाद शेव थोड़ा किया होगा, उससे पहले नहीं करते। तो हमारे पास पिक्चर्स ही नहीं आएंगी आपकी प्री शेव ऑफ वाली, आई कैसे सकती है? मेरे पास किसी की नहीं होती शेव्ड ऑफ हेड की पिक्चर प्री, बट कोई बंदा पहले ही शेव ऑफ करके आए, देन इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। पर अब आप इन पेशेंट का जो आप रिजल्ट देख रहे हो, वो आप देखोगे तो ये सिर्फ 2700 एफयूटी ग्राफ्स हैं, और आप देखो कितना अच्छे तरीके से भर गया। तो ये जो आप भरा हुआ देख रहे हो कि ग्रॉस चेंज दिख रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने सर पे उस तरह फिरवा देता है तो उस बंदे को क्या कहते हैं, अबे गंजा हो गया तू, ये बोलते हैं ना, गंजा तो बोल ही रहा है, क्योंकि हमें बाल नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा परसेप्शन क्या है, भले पूरे सर पे भरपूर बाल है पर फिर भी हम बोल रहे हैं गंजा हो गया तू। तो इसका मतलब इन चालाकियों से बचो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपने जब रिजल्ट दिखाते हैं तो प्री पिक्चर्स में हेड शेव्ड ऑफ दिखा देते हैं। कई सारे लोग तो अपनी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की शेडिंग फेस की पिक्चर्स को दिखा के प्री पिक्चर के तौर पे वहां पर रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि उसमें तो अपना बाल भी गिरा हुआ है जो एग्जिस्टिंग बाल था, तो वो लगता है कि बाल्डनेस बहुत ज्यादा है। ऐसा बहुत सारे समझदार यूट्यूबर्स भी करते हैं। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा अकल का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और शिव पूजन आपका भी शुक्रिया, आपके जरिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक जा रही है। तो ये सबका मकसद है कि आप, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बाल की कमी एक बंदे को दुखी करती है और डिप्रेशन की हद तक भी ले जाती है, और उस स्थिति में हम उसको ठीक करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। उस स्थिति में आपको इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं इंटरनेट पे, कौन सा पैसा खर्च करना है आपको, फ्री इंफॉर्मेशन, और आपके बहुत सारे हितैषी और सलाहकार भी हैं। तो आप अगर देखेंगे आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत बार आपको टेम्प्ट करती है, सोचने के लिए नहीं, बस टेम्प्ट करती है। आपको लगता है कि बस यार ये तो हो सकता है, हो जाएगा, और बस इतने से में हो रहा है, चलो कर लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो आपको सोचने पे, दिमाग का इस्तेमाल करने पे मजबूर करे, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए सही इंफॉर्मेशन है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बातें हम तभी बता सकते हैं जब हम इन पे अमल भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोलेंगे और उस पे अमल नहीं करते। तो इसके लिए
दो चीजें चाहिए। एक, पागलपन की हद तक पैशन, काम के लिए समर्पण पूरी तरह से, और दूसरा ईमानदारी, साफ गोई। अगर वो है तभी। और एक और चीज भी चाहिए, उसको बोलते हैं नियत, इंटेंट। तो कोई कितना भी स्किल हो, कुछ भी हो, अगर नियत ही साफ नहीं है काम को करने के पीछे, तो कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगी वो काम करने के। तो बस मैंने अपने दिल की कई बातें आपसे कर ली है आज। तो बाकी तो चलिए, बढ़िया है आपका। सर बहुत थैंक यू सर, बहुत मेहनत के बाद में हम मतलब आपसे मुलाकात हुई। मैं क्लिनिक में गया था, नाम नहीं लूँगा। दे प्रोवाइडेड मी सम इंफॉर्मेशन, और उन्होंने ये बोला कि एक मंथ में 3 पीआरपी होंगे आपके, और along with the फिनिस्ट्राइड। तो आई थॉट कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, तो मैं फिर वहाँ गया नहीं दोबारा। एक 1 मंथ में 3 पीआरपी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। मेरे पास एक पेशेंट आए, इन्होंने 6 पीआरपी कराए, और मुझे बोला कि सर मैंने जब पीआरपी कराया तो मेरा बाल अच्छा हो गया है ना। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। कितने पीआरपी कराए थे? सर 6 पीआरपी कराए थे मैंने, और तकरीबन 5 महीने में करा लिए थे। अब यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम समझ में आया फिर। तो मैंने कहा उस वक्त आपका दवा क्या था? तो उन्होंने कहा फिनेस्टाइड दिया था उस वक्त। पर बोला कि सर मैं, जब मेरा बाल गिर गया, जब मैंने पीआरपी छोड़ा। मैंने कहा पीआरपी छोड़े के साथ क्या फिनेस्टाइड भी छोड़ा था? तो इसका मतलब आप अगर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, चाहे आप पीआरपी करा रहे हैं, आपको ये तो मालूम ही नहीं कि आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या वास्तविकता में सिर्फ पीआरपी का है, क्या वो रिजल्ट वास्तविकता में सिर्फ ट्रांसप्लांट का है। आप वैसे ही मंत्रमुग्ध हुए बैठे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा अमेजिंग रिजल्ट आ गया, ये तो क्लिनिक ने कमाल ही कर दिया। पर ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये आप भ्रम में जा रहे हो सकता है। देखिए, हर पेशेंट को का केस डिफरेंट होता है। तो किसी पेशेंट में मुझे भी फिनेस्टाइड देनी होती है साथ में, ये डिपेंड करेगा और सारे फैक्टर्स पे जो मैंने पहले बताया। पर अगर हमने डिसाइड ही किया है कि हाँ भाई अपना तो सबसे बढ़िया तरीके से सामान बिकेगा, अगर हमने रिजल्ट को बेस्ट से बेस्ट दिखाना है, तो बेस्ट से बेस्ट कैसे दिख सकता है? फिनेस्टाइड खा के ही दिखेगा ना। आप देखिए, समझिए इन चीज़ों को। शायद आप, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरा नाम डॉक्टर शैल गुप्ता या सत्या क्लिनिक का नाम पहली बार सुना है अभी, और ये वीडियो पहला बार देखे हैं, तो आज ही आपका लकी डे है, बिकॉज आप बहुत सारे परेशानियों से बच गए। जाइए चैनल पर देखिए, 350 के ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, जहाँ पे एक एक वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हो सकता है आप तक अभी तक ना पहुंची हो सकता है आप ये समझते हो कि आपने पूरी रिसर्च कर ली है अपनी ट्रांसप्लांट के बारे में, आप ट्रांसप्लांट के भगवान से मिल चुके हैं, और आप भगवान ने भी जहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया आप वहाँ जाके करा रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग अनटिल अनलेस यू गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। ट्रांसप्लांट एक बार ठीक भी करा लिया तो एक बार की चीज नहीं है ट्रांसप्लांट, उसके बाद बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो बी वाइज, थिंक ट्वाइस। ओके, बी वाइज, थिंक ट्वाइस। चलिए, शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पे पहुंचते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पे कोई खास सवाल को के बारे में बोलूं, बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वैसे मैं जनरली आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ, उनके जवाब भी देता हूँ, या मैं अपनी टीम को गाइड करता हूँ। और आप सबके डाउट्स, सबके सवाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी मैं आपको आप पूछ सकते हैं। लाइक नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म दिया गया है, आप ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराइए। आप सब लोग अगर मेरे पास ट्रांसप्लांट आगे कराएंगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं कर नहीं सकूंगा इतने ट्रांसप्लांट्स। पर हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और एक पॉजिटिव तरीके से आप सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ सही क्लिनिक और सही मेथड का चुनाव, चयन, दवा का भी अपने लिए कर सके, ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।